कंफर्म करो एक बारी। आवाज़ क्लियर आ रही है क्या? एक बारी चेक करके बताओ मेरे को। और बताओ भाई बच्चों, सब बढ़िया? हम्म। उदित, आप कुछ पूछ रहे थे? वो बाहर वो भैया खड़े हुए थे, उनसे। वो मेरे से मिलके जाना आप, मैं बताऊंगा आपको ना। आप जो पूछ रहे थे ना उसका जवाब है मेरे पास। ठीक है। हाँ। चलिए। तो मैं ये कह रहा हूँ आपको, सबसे पहले तो आज हमारा लेक्चर नंबर कौन सा है? थर्ड। दो क्लासेस हमारी हो चुकी हैं पहले। ठीक है। बेटा बंद कर दो कॉपी। जब जरूरत पड़ेगी तब खोलेंगे इसको। ठीक है। बंद कर दो। इसको बंद कर दो आप। आपने रजिस्टर बहुत पतला सा बनाया है। कट रहा है क्या फ्रेम? हेडिंग डलवाया था क्या मैंने? कुछ कुछ हेडिंग डाल के छोड़ा हूँ मैंने। कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम पढ़ना है हमने ना आज। लेकिन पहले हम क्या करेंगे, इनकम के कॉन्सेप्ट से थोड़ा लिंक बना लेंगे। ठीक है। अच्छा। ओके फाइन। DI1। चलिए। हमने पहले सबसे पहले क्या किया था? सबसे पहले हमने बेसिक डिस्कशन किया था। बेसिक डिस्कशन किया था सबसे पहले। क्या हो रहा है यार ये? व्हाट इज द इशू? बेटे एक बारी बुलाना, भैया को बुलाना। उधर बैठे हैं ना वो। ये स्क्रीन बंद हो गई है अपने आप। हम्म। हम्म, वैसे तो कोई खास इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। चालू हो गई। हम्म। हाँ ठीक है। हाँ जी। तो हम बेसिक्स पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? बेसिक्स। बेसिक में हमने हमारे लेक्चर वन में सब्जेक्ट का डिस्कशन किया था। दो पार्ट्स में बटा हुआ ये पढ़ा था। फिर टैक्सेस क्या होते हैं और क्यों होते हैं ये पढ़ा था। फिर हमारे यहाँ पे टैक्सेस की फॉर्म्स, दो तरीके के टैक्सेस हमारे यहाँ पे लगाए जाते हैं। एक डायरेक्ट टैक्स जिसको हम इनकम टैक्स भी बोलते हैं, इस पे डिस्कशन करेंगे हम लोग। और एक इनडायरेक्ट टैक्स जिसको हम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स भी बोलते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ों के अंदर हम इनको पहले लेक्चर में पढ़ लेते हैं कि डायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं। बट ऑफिशियली जब हम इनकम टैक्स या जीएसटी को शुरू करते हैं तो वहीं पे उस टैक्स का नेचर हमें पता करना होता है कि इसका नेचर क्या है। तो वो नेचर में हम लोग कवर कर लेंगे, आज करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने ये सब बातें पढ़ी थी, ये सब बातें आई थी। तो टैक्स बेसिकली क्या हुआ करता था? तो ये कंपलसरी चार्ज हुआ करता था, ये बात हमने सीखी थी। बोलो। क्या हुआ करता था? ये एक कंपलसरी चार्ज हुआ करता था जिसको लेवी कौन करता था? लेवी का मतलब क्या होता है? जिसको लगाता कौन था? गवर्नमेंट लगाती थी। और गवर्नमेंट इसको तभी लगा पाएगी जब गवर्नमेंट के पास इसको लगाने की क्या होगी? पावर होगी। क्या होगी? कम ऑन गाइस, पावर होगी। ठीक है। पावर होगी, बिना पावर के तो नहीं लगा सकते। तो अब सरकार को पावर कहां से मिलती है भाई? मैंने कहा टैक्स इज अ कंपलसरी चार्ज विच इज इम्पोज बाय द गवर्नमेंट अंडर एनी लॉ। राइट। तो व्हाट डू यू मीन बाय लॉ? मैंने समझाया था। लॉ का मतलब क्या था? रूल्स एंड रेगुलेशन framed by government to maintain uniformity. हाँ या ना? So who makes the law here?
लॉ बनाने वाली अथॉरिटीज हमारे पास कितनी थी? दो, एक सेंट्रल लेवल पे और एक स्टेट लेवल पे। सेंट्रल लेवल की अथॉरिटी कौन है? पार्लियामेंट है। और स्टेट लेवल की अथॉरिटी कौन है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है। देखो, सेंट्रल लेवल की अथॉरिटी पार्लियामेंट दो हिस्सों में बटी हुई है, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। लोअर हाउस मतलब लोकसभा, अपर हाउस मतलब राज्यसभा, राइट। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के भी दो हिस्से हैं, विधानसभा और विधान परिषद। सिमिलर वैसे ही जाता है सारा कुछ। ओके फिर हमने यहां से बात करी थी आर्टिकल 246 की, जिसके अंदर हमने बात करी थी किसकी? डिवीजन ऑफ पावर की। भाई देखो, अगर दो लोगों के पास पावर है लॉ बनाने की और इक्वल पावर है, तो दोनों लोग आपस में डेफिनेटली लड़ेंगे, झगड़ेंगे, आपस में एक दूसरे से लड़ाई करेंगे। तो बेहतर है कि इनकी पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। जैसे अभी वो आपके जो लॉ वाले सर हैं, ठीक है, सुजीत सर और मैं हूं, तो यहाँ पे क्या है, जैसे लक्ष्मीनगर ब्रांच के अंदर ना हम दोनों ऑपरेशंस को संभालते हैं। ऑपरेशंस का मतलब क्या हुआ? पूरी कोचिंग के अंदर जो भी डिसीजन मेकिंग करनी होती है तो हम दोनों करते हैं। अब हेड ऑफिस से हमें दोनों को पावर मिली हुई है कि भाई आप कर सकते हो। अब दोनों को इक्वल पावर मिली हुई है, हाँ या ना? अब जब इक्वल पावर मिलेगी तो क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट्स। भाई मैंने एक चीज के बारे में, एक मैटर पे मैंने कुछ और बोला और उनका मत कुछ और है। तो इससे बचने के लिए हमने क्या कर रखा है? अपने हिस्सों को बांट रखा है, काम को बांट रखा है कि भाई ये मैंने काम कर रहा, ये काम मेरे हिस्से में आता है, ये काम आपके हिस्से में आता है। उनके हिस्से का कोई काम मेरे पास आता है तो मैं उसको नहीं करता, मैं कहता हूँ इस पे डिसीजन कौन लेंगे। और मेरे हिस्से का कोई काम उनके पास जाता है तो वो डिसीजन लेते हैं, ठीक है। तो ये डिसीजन मेकिंग हमने क्या कर रखी है? देखना, डिवाइड कर रखी है। ऐसे ही तो होता है, यही तो सिस्टम है भाई। तरीका तो यही है ना, कॉन्फ्लिक्ट्स से बचने का यही तरीका है कि पावर्स को बांट दो। तो हमने पावर्स को डिवाइड कर रखा है। देखो, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। अभी जो यूनियन लिस्ट के मैटर हैं, उन सभी मैटर पे एक्सक्लूसिव पावर किसके पास है? लॉ बनाने की एक्सक्लूसिव पावर पार्लियामेंट के पास है। तो पार्लियामेंट उससे फ्रेमिंग करता है। स्टेट लिस्ट के अंदर एक्सक्लूसिव पावर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास है। अब सब बच्चों को मीनिंग ऑफ पार्लियामेंट भी पता है और मीनिंग ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी पता है। कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों को मिली जुली पावर है, दोनों मिलजुल के कर सकते हैं काम। फिर हमने बात करी कि भाई यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 82, एंट्री नंबर 82 जिसका हेडिंग है टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। हेडिंग क्या है? टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। एंट्री नंबर 82, टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो इस पे लॉ बनाने की पावर किसके पास थी? यूनियन लिस्ट में ये पावर पार्लियामेंट को दी गई थी। किसको दी गई थी? पार्लियामेंट को दी गई थी। लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, पढ़ाया था मैंने आपको ऐसे। तो इस तरीके से हमने बात करी और वहां से ओरिजिनेट हुआ इनकम टैक्स लॉ। क्या ओरिजिनेट हुआ? इनकम टैक्स लॉ। तो जब इनकम टैक्स लॉ ओरिजिनेट हो गया, इनकम टैक्स लॉ जब ओरिजिनेट हो गया, तो हमने बात करी बॉडी ऑफ इनकम टैक्स लॉ की। यानी कि हमें सी इंटरमीडिएट लेवल में अगर इनकम टैक्स लॉ पढ़ना है तो इनकम टैक्स लॉ में हमें क्या क्या पढ़ना है? तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, हमें एक्ट पढ़ना है, हमें रूल्स पढ़ने हैं, हमें एनुअल फाइनेंस बिल पढ़ना है, सर्कुलर्स और नोटिफिकेशंस पढ़ने हैं और जुडिशियल डिसीजंस पढ़ने। इनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैंने आपको समझा दिए थे। बहुत ज्यादा समय नहीं लिया था मैंने आपका, क्योंकि अगर मैं आपको अब यहीं पे अगर हम बात करते हैं, देखो छोटी सी बात एक समझाता हूं मैं आपको। भाई क्या है ना, एनुअल फाइनेंस एक्ट पे मैं आपके साथ कम से कम 3 दिन नॉन स्टॉप बात कर सकता हूं। एनुअल फाइनेंस एक्ट इतना बड़ा एरिया है। एनुअल फाइनेंस बिल जो होता है ना, मतलब आपको ये बात शायद मेरी थियोरेटिकल लग रही होगी, बट मैं सुबह 9 बजे से लेके शाम के 9 बजे तक 3 दिन सिर्फ एनुअल फाइनेंस एक्ट पे डिस्कशन कर सकता हूं आपके साथ। बट उसमें से रेलेवेंट कितना है? उसमें से हमारे लिए रेलेवेंट कितना है? आपके किस काम का है वो डिस्कशन? बताओ, तुम्हारे किसी काम का है क्या? नहीं है। आज की जनरेशन में प्रॉब्लम कहाँ पे है आपको पता है? तुम्हारे साथ जो दिक्कत हो रही है ना अभी, वो पता क्या हो रही है? दैट यू गाइज डोंट डिफरेंशिएट इंफॉर्मेशन एंड डेटा। यू गाइज आर नॉट इन दैट पोजीशन कि तुम डिफरेंशिएट कर सको क्या इंफॉर्मेशन है और क्या तुम्हारे लिए डेटा है। व्हाट डू यू मीन बाय डेटा? बोलो। तबीयत ठीक नहीं लग रही तेरी? ठीक है, अभी सही है। बताओ डेटा क्या होता है? बताओ डेटा क्या होता है उदित?
डेटा इज नॉट इंफॉर्मेशन. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड डेटा. ओके, मैं अपना एक यूट्यूब चैनल बनाता हूं और उस पे एक एक शब्द पे 3 3 घंटे डिस्कशन करता हूं. आपको बहुत मजा आएगा. अरे वाह यार, क्या पढ़ा दिया इन्होंने. अरे पढ़ा नहीं दिया भाई, तेरा टाइम खराब कर दिया. लिटरली आई एम टेलिंग यू, देयर इज अ डिफरेंस. डेटा मीन्स जिसको आप सिर्फ जानकारी, जो जानकारी के लिए जरूरी होता है. इंफॉर्मेशन इज जिसको आप यूज करते हो. तो यू गाइज आर हियर फॉर द इंफॉर्मेशन, नॉट फॉर द डेटा. तो मुझे क्लैरिटी है कि मुझे किस टॉपिक पे कितनी बात करनी है आपके साथ. ठीक है भाई. मैं जब लॉ में एंटर करूंगा, इनकम टैक्स लॉ जब हम पढ़ेंगे, इवन जब हम सेक्शन नंबर 1 पढ़ेंगे, तो आई नो मुझे सेक्शन नंबर 1 पे कितनी डिस्कशन आपके साथ करनी है. ठीक है. मतलब आप ये समझ लो कि इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट में एक सिंगल वर्ड ऐसा नहीं है जिसपे मैं कम से कम आपके साथ आधा घंटा, इवन एक सबसे छोटा वर्ड, एक कॉमा, एक लाइन में ना एक कॉमा, उस कॉमे का भी लॉजिक है. ठीक है. बट क्या आपको इस एक्सपर्टीज की जरूरत है? एज ऑफ नाउ नहीं है. व्हेन यू गाइज विल बी इन सीए फाइनल तब जरूरत पड़ेगी. देन सीए फाइनल के बाद अगला पड़ाव प्रैक्टिस और जॉब. सो इफ यू विल गो टू द प्रैक्टिस ऑफ इनकम टैक्स, तब आपको बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा चीजों को. आज भी होता है ऐसा. तब हमारे स्टूडेंट्स कॉल करते हैं, सर देयर इज अ इशू इन द इंडस्ट्री, आई एम फेसिंग दिस प्रैक्टिकल इशू, बताओ क्या करना चाहिए मुझे इसमें. तो व्हाट डू यू थिंक, हम वहां पे क्या उसको तथास्तु फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं क्या उस काम को? नो. हम उन्हें प्रॉपर टाइम देते हैं और उससे पूछते हैं तूने क्लाइंट से कितने पैसे लिए हैं. तो सर 5 लाख रुपए लिए हैं इस चीज के लिए. तो ठीक है, इसमें मेरा शेयर कितना है? आई एम गिविंग यू माई टाइम ना. इट्स प्रोफेशनल भाई, ये प्रोफेशनलिज्म है. सो इफ आई गिव यू माई टाइम भाई, 2 घंटे में तेरे को दूंगा, तू प्रॉपर पूरी फ्रेमिंग करेगा. हाँ या ना? तो ये इसकी जरूरत आपको पड़ती रहेगी, हमेशा पड़ती रहेगी. बात समझ में आई आपको? तो इसमें बहुत डिटेल है चीजें, मतलब बहुत वास्ट है. बट क्या उस वास्ट की जरूरत है क्या? नो. हमारा लेवल ऑफ नॉलेज क्या है? वर्किंग नॉलेज. अच्छा, वास्ट की जरूरत नहीं है इसका ये मतलब नहीं हुआ कि तुम ये समझ लो कि हम ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे ना. जो इंटरमीडिएट के सिलेबस में है वो तो पूरा पढ़ेंगे हम, पूरा डिटेल में. वो जीवन में कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा, उसको ऐसे पढ़ेंगे. ठीक है. तो करें बात आगे, डिस्कस करें. मैंने ये बॉडी पूरी डिस्कस कर ली थी आपके साथ. और कमाल की बात पता है क्या थी? इस बॉडी को हमने प्रॉपरली समझ लिया था लास्ट लेक्चर के अंदर. यार अगर आपने मेरी पिछली क्लास छोड़ी है ना, जैसे ही आप एडमिशन ले लोगे तो मेरी लेक्चर नंबर 2 जरूर देख लेना, और जरूरत नहीं है देखने की. तो लेक्चर नंबर 2 हमारा कितनी देर का था? 1.5 घंटे का था शायद. तो लेक्चर नंबर 2 आप अटेंड कर लेना. ठीक है. तो जैसे आप लेक्चर नंबर 2 अटेंड कर लोगे तो ये जो टर्मिनोलॉजीज यहाँ लिखी है ना, इनके सबके आपको समझ में आ जाएंगे क्या काम है. तो भाई हमें इनकम टैक्स को पढ़ना है तो इनकम टैक्स लॉ पढ़ना पड़ेगा. करेक्ट? बोलो ना यार दोस्तों. थक गए क्या तुम लोग? अकाउंट की क्लास लेके थक गए क्या? भाई तो ऐसे मुंह सा क्यों बना रखा है तूने, क्या हुआ? सब ठीक है? मतलब मैं कुछ ऐसा तो नहीं पढ़ा रहा जो तुझे पहले से पता है? आई डोंट थिंक सो. मतलब ये चीजें तो यार बहुत जरूरी हैं, पढ़नी पड़ेंगी ये तो. चलो बढ़े, आगे बढ़े. चलो देखो, तो अब हम आज की क्लास को शुरू करते हैं यहां से. और आज की क्लास हम शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम से. किससे शुरू करेंगे? कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम. अगर आप ये बात, आज वाली बात समझ गए, तो मेरा जो 1.5 घंटे का लेक्चर है ना आपके साथ, ये सक्सेसफुल हो जाएगा. और आगे के इनकम टैक्स में मेरे जितने भी लेक्चर्स लगने वाले हैं, उन सभी लेक्चर का बेस ये टॉपिक है. बेस समझते हो? मेरा सारा डिस्कशन आज के 1.5 घंटे पे बेस्ड है आगे का. ठीक है. और ये मैं जो तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ ये किसी किताब में नहीं लिखा. ठीक है. आप ऐसे समझ लो कि ये एक थीम है. थीम बताओ क्या होती है? हम्म, जैसे कि जब मेरी शादी हुई, तो मेरी शादी में मेरे से ये पूछा गया कि आपको कैसी थीम पसंद है. और मैंने कहा ये क्या होता है? कितनी, आप ये बताइए किस तरह की आपको जो डेकोरेशन है वो कैसी डेकोरेशन चाहिए, किस कलर की चाहिए. तो मैंने कहा भाई रेड एंड वाइट सही रहेगा. राइट. तो थीम मतलब समझ गया. थीम का मतलब क्या होता है कि जिसपे हमारा पूरा का पूरा सिस्टम बेस्ड होता है. तो जब मैं वहां गया तो वहां पे
हर एक चीज व्हाइट एंड रेड कलर से सजाई गई थी। दैट वाज द थीम। ठीक है। तो थीम का मतलब है पूरा का पूरा लॉ जिस पे बेस्ड है। ये जो लॉ डेवलप हुआ है ना, एक कॉन्सेप्ट पे डेवलप हुआ है। तो अगर आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो चलो। अभी क्या होता है ना, ड्यूरिंग द क्लासेस तो यू हैव अ टीचर, यू हैव अ पर्सन टू आस्क योर डाउट्स। ठीक है, हम अवेलेबल होते हैं। लेकिन जब आप क्लासेस छोड़ दोगे, प्रैक्टिस में चले जाओगे, फ्यूचर में सीए बन जाओगे, तो क्या जरूरी नहीं है ना कि यार आपके पास हमारे नंबर रहे, हम कनेक्शन में रहे? जरूरी नहीं है। तो आपको ना सेल्फ डिसीजन लेने आने चाहिए। कुछ ऐसे मोमेंट भी होंगे जहां हम आपके साथ नहीं होंगे, जैसे आपका इंटरव्यू होगा। आप अगर जॉब में जाते हो तो आपको एक इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा, टेक्निकल राउंड फेस करना पड़ेगा। हम नहीं रहेंगे उस टाइम पे। तो उस टाइम पे हमारी ये बातें रहेंगी, वहां पे आपके दिमाग में रहेंगी ये चीजें। तो ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है जो आपसे पूछ लिया जाता है, आपकी आर्टिकलशिप के इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि बेटा आपने इनकम टैक्स पढ़ा है? तो वो आपसे पूछ लेते चलो थीम बताओ इनकम टैक्स का। ठीक है। अभी ये जो थीम है ये तो हमने कहीं पढ़ा नहीं होता, किताब में तो लिखा नहीं है, लेकिन पूरा लॉ इस थीम पे बेस्ड है। तो अगर ये 15 मिनट आप समझ गए तो मेरी ये क्लास सक्सेसफुल हो जाएगी आज की। ठीक है। और मेरा बहुत बड़ा टास्क नहीं है आज का, छोटा सा टास्क है बस। ठीक है। आज हम लोग एक्चुअल में इनकम टैक्स लॉ के बिल्कुल गेट पे पहुंच जाएंगे और कल हम ताला खोलेंगे, अंदर जाएंगे, चीजों को शुरू करेंगे। ठीक है। सो बेसिकली हमने गेट पे पहुंचना है, आज स्टेयर्स पे हम लोग गेट पे जाना है। ठीक। तो मैं पढ़ा रहा हूं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम। सुनना ध्यान से। हम सब इस बात से अवेयर हैं कि इनकम टैक्स इनकम पे लगता है। इनकम टैक्स इनकम पे लगता है। और इनकम क्या होती है? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, ये इनकम होती है। लेकिन हम आज तक, हम जिस इनकम के बारे में जानते हैं और समझते हैं, हम वहां थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। इनकम एक्चुअली बताने के लिए तो दूसरी होती है और टैक्स देने के लिए दूसरी होती है। सो जो आप बताते हो, अब मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल कि ये हमारी लड़की है, नाम बता दो एक बार सबको अपना। गीतांजलि। तो गीतांजलि की नौकरी लग गई, सीए बनने के बाद ना ये जॉब में चली गई। और गीतांजलि ने ज्वाइन कर लिया टाटा को। ठीक है। अब या हम ऐसा कर लेते हैं कि ये कौन है? एम्प्लॉयर। और गीतांजलि कौन है? एम्प्लॉय। तो इन दोनों के बीच में जो जॉब के रेम्युनरेशन फिक्स हुए, भाई ये लड़की यहां पे सर्विस देगी ना, जॉब करेगी, तो रेम्युनरेशन एक्सपेक्ट करेगी। तो कंपनी ने इसको कहा कि हम तुझे 12 लाख रुपए देंगे साल का। कितना पैसा देंगे? हम आपको साल का 12 लाख रुपए देंगे, विच इज बेयर मिनिमम, मतलब ये सबसे कम है। ठीक है। अब आपको पता है ना कि ये कोर्स आपको लगभग 2-2.5 लाख रुपए के महीने का आदमी बना देता है। जब आप सीए बन जाते हो तो आपकी एक जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है वो 2 से 2.5 लाख रुपए के आसपास होती है। ठीक है। और अगर आपके पास बढ़िया नॉलेज है, स्किल्स अच्छे हैं आपके, तो फिर मनी की कोई लिमिट नहीं है। सामने वाला आपकी किस बात से इंप्रेस हो जाए और आपको कितना पैसा ऑफर कर दे, यू डोंट नो। ठीक है। अच्छा। तो कंपनी ने कहा भाई 12 लाख रुपए हम आपको देंगे। इसने कहा ठीक है। इसने कंपनी से एक गाड़ी मांगी। कंपनी ने इसको एक गाड़ी दे रखी है। और वो गाड़ी ये दोनों यूज करती है, पर्सनल भी यूज करती है, इसका मन करता है लॉन्ग ड्राइव पे जाने का तो निकल जाती है गाड़ी उठा के, और ऑफिस भी जाती है। अच्छा। साथ में कंपनी ने इसे घर दे रखा है, एक मकान, एक घर दे रखा है। ये कंपनी के घर में रहती है, वो घर कंपनी ने दिया हुआ है इसको। साथ में कंपनी ने इसको ने कुक प्रोवाइड कर रखा है। ये लो, खाना बनाने के लिए एक बंदा। साथ में इसको कंपनी ने एक वॉचमैन दिया हुआ है, इसको गेट भी खुद नहीं खोलना, साफ सफाई भी खुद नहीं करनी इसको। स्वीपर दे रखा है इसको एक साफ सफाई के लिए। कुछ नहीं करना मैडम, आपको तो बस घर पे आना है और एंजॉय करना है बस। और जो घर है ना, उस घर के आसपास जो गार्डन है पूरा,
उस गार्डन को मेंटेन करने के लिए गार्डनर दे रखा है। घर के किचन में जो खाना बनता है ना, जो कुकिंग गैस यूज होती है, वो भी कंपनी से आता है। वो गैस का सिलेंडर भी खत्म होता है ना, तो ये कंपनी को बोलती है भिजवा दो। थियोरेटिकल लग रहा है ना, ये प्रैक्टिकल है, ऐसे होता है, ये होता है रियल लाइफ में, ऐसा होता है। कंपनी आपको ये सब ऑफर करती है, हाँ या ना? तो गीतांजलि, आपने कंपनी से कितने पैसे कमाए, आपकी अर्निंग कितनी है, अगर मैं आपसे पूछता हूँ तो व्हाट इज योर एक्चुअल अर्निंग? 12 लाख रुपए। वो कह रही है 12 लाख रुपए मेरी एक्चुअल अर्निंग है, और ये सब बाकी। तो आप कहोगे सर ये सब तो फैसिलिटीज है ना, ये सब क्या है, ये तो सब फैसिलिटीज हैं। तो डोंट यू थिंक सो ये सारी फैसिलिटीज की एक मार्केट वैल्यू है? बोलो बेटा, मार्केट वैल्यू है ना? तो क्या आपने ये कंपनी से अर्न नहीं किया? इस 12 लाख के साथ आपने कंपनी से ये अर्न नहीं किया? किया। तो इसकी मार्केट वैल्यू, चलो मैं मान लेता हूं कि 6 लाख रुपए है, तो आपने कंपनी से 12 + 6 कितना कमाया? 18 लाख कमाया। तो गीतांजलि, मुझे टैक्स 18 लाख पे लगना चाहिए कि 12 लाख पे लगना चाहिए? 12 लाख पे कह रही है लगना चाहिए, क्यों? 18 लाख पे क्यों नहीं लगना चाहिए? आपने कंपनी से कमाया कितना है? कितना कमाया है? कंपनी से आपने एक्चुअली 18 लाख रुपीस कमाया है, तुमने 12 लाख नहीं कमाया है। 12 लाख तो आपकी कौन सी इनकम है? रियल इनकम। और 18 लाख आपकी कौन सी इनकम है? टैक्सेबल इनकम। कौन सी इनकम? टैक्सेबल इनकम। बाबू मेरे, टैक्स हमेशा किस पे लगता है? टैक्सेबल इनकम पे, रियल इनकम पे नहीं लगता है। रियल इनकम तो वो इनकम है जो तुम्हें अकाउंटिंग से मिल गई, तुमने उठा ली अकाउंटिंग से, दिख रही थी साफ साफ, हाँ या ना? भाई अकाउंटिंग से तुमने उठा ली सीधे सीधे। लेकिन हम टैक्स किस पे लेते हैं? टैक्सेबल इनकम। तो हमें क्वेश्चन में हमेशा दी क्या होती है? रियल इनकम। और हमें हमेशा पहुंचना किस पे होता है? बेटा रियल इनकम से टैक्सेबल इनकम पे जब आप पहुंचोगे तो क्या फॉलो करोगे, कौन सा रास्ता फॉलो करोगे? सर हम रियल इनकम से टैक्सेबल इनकम पे पहुंचने के लिए इनकम टैक्स लॉ की जो नॉलेज है उसको यूज करेंगे। क्या मेरी बात आपको समझ आई? क्या बोला मैंने, आपको समझ आ गया? मैंने आपको बोला कि रियल इनकम से टैक्सेबल इनकम पे पहुंचने के लिए आपको इनकम टैक्स लॉ को अप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ आई? टैक्सेबल इनकम दी नहीं होती, टैक्सेबल इनकम हमें क्या करनी पड़ती है? कैलकुलेट करनी पड़ती है। और इसके लिए एक अच्छा शब्द हम लोग यहां यूज करते हैं, कंप्यूटेशन। क्या करना पड़ता है? कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन क्या होती है? आपके पास एक रॉ डेटा अवेलेबल है, आपने उस रॉ डेटा से क्या निकाल लिया? टैक्सेबल इनकम निकाल लिया, जिसपे आप टैक्स दोगे। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? हमेशा याद रखिएगा, गीतांजलि 12 लाख पे टैक्स नहीं लगेगा, कितने पे टैक्स लगेगा? 18 लाख पे। ये मैं नहीं कहता, ये इनकम टैक्स लॉ कहता है। आई बात समझ में? सो समझ आया कि यहाँ पे जो गेम है, इनकम से हम जो समझ रहे हैं वो एक्चुअली इनकम नहीं है, इनकम हमें यहाँ निकालनी पड़ेगी। बोलो हाँ या ना? क्लियर हो गई बात? लेकिन मुझे एक बात पूछनी है आपसे, क्या इनकम हमें दी होती है या इनकम हमें बनानी पड़ती है? बोलो, इनकम आपको दी होगी कि बनानी पड़ेगी? सर बनानी पड़ेगी। इनकम से पहले ओरिजिनली कोई भी चीज क्या होती है? रिसीट होती है। क्या होती है? रिसीट होती है। क्या होती है? रिसीट। देखिए, कोई भी चीज सबसे पहले मेरे पास रिसीट की फॉर्म में आती है, हाँ या ना? रिसीट दो तरीके की होती है, एक रेवेन्यू और एक कैपिटल। आपकी जो रिसीट होती है ना, कितने तरीके की होती है? दो तरीके की होती है, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट क्या होती है? रेवेन्यू रिसीट का मतलब क्या हुआ? प्लीज बोलो यार, 11वीं क्लास में पढ़ाया गया था आपको रेवेन्यू रिसीट। कौन सी रिसीट होती है? सर रेवेन्यू रिसीट्स वो रिसीट्स होती हैं जो रिकरिंग नेचर की होती हैं। कैसी होती हैं? रिकरिंग नेचर की होती है। रिकरिंग मतलब क्या होता है? रिकरिंग वर्ड कहां से है? रीअकर। रीअकर, रिपीटेशन। जैसे हमें जो सैलरी मिलती है वो रिकरिंग बेसिस पे मिलती है, यानी कि एक फिक्स्ड टाइम पीरियड पे रिपीट होती रहती है। अरे बोलो ना, रेंटल्स रिकरिंग होते हैं, हाँ या ना? अच्छा, इसी तरीके से एक और रिसीट होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन रिकरिंग। क्या बोलते हैं भाई? नॉन रिकरिंग। सो व्हाट डू यू मीन बाय नॉन रिकरिंग? जो सर जो जो बार बार रीअकरेंस में नहीं होती। तो बताओ, वॉल्यूम किसका ज्यादा होता होगा, रिकरिंग का कि नॉन रिकरिंग का? वॉल्यूम पूछ रहा हूं मैं, ध्यान देना, वॉल्यूम, ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम रिकरिंग का ज्यादा होगा कि नॉन रिकरिंग का? नॉन रिकरिंग का। रिकरिंग का ज्यादा होगा यार।
सैलरी मुझे साल में 12 बार मिलेगी। और नॉन रेकरिंग में कोई भी, मैं गाड़ी बेच दी मैंने अपनी तो नॉन रेकरिंग हो गया ना। भाई मेरी गाड़ी है, मैंने उसे सेल आउट कर दी, तो क्या मैं गाड़ी बेचता रहता हूँ क्या? ना, मैं गाड़ियां नहीं बेचता भाई, मेरा काम तो पढ़ाने का है। बोलो। ये लड़की बोली सर मेरे को ना ये फोन बढ़िया लग रहा है आपका, बेचोगे सर इसको? मैंने कहा बेच दिया इसको। तो क्या मैं मोबाइलें बेचता हूँ क्या? नहीं ना। तो मेरा काम क्या है? मेरा काम तो पढ़ाने का है ना, तो पढ़ाने से मुझे जो आ रहा है वो क्या है? रिकरिंग। और इसको बेच दिया मैंने, इसको बेचने से मुझे जो आया वो क्या आया? नॉन रिकरिंग। तो सरकार का फोकस रिकरिंग पे ज्यादा होगा कि नॉन रिकरिंग पे ज्यादा होगा? सरकार ने जब ये लॉ डेवलप करा होगा तो उनका फोकस रिकरिंग पे ज्यादा रहा होगा कि नॉन रिकरिंग पे ज्यादा रहा होगा? रिकरिंग पे ज्यादा रहा होगा। गवर्नमेंट का फोकस किस पे ज्यादा रहा होगा? रिकरिंग पे ज्यादा रहा होगा। हाँ या ना? तो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम हम पढ़ने जा रहे हैं ना, इसके अंदर हम वो थीम पढ़ने जा रहे हैं जिसपे आपका लॉ बेस्ड है। तुम टैक्स किस पे लगाओगे? इनकम पे। इनकम कहां से आती है? रिसीट से। रिसीट कितने तरह की होती है? दो तरह की, रेवेन्यू और कैपिटल। रूल क्या है? टैक्सेबिलिटी का नियम क्या है? सर ये हमें कब काम आएगा? जब कभी जीवन में कोई एक सवाल आपसे पूछा जाए कि बताइए ये मेरे पास एक रिसीट आई है, इस पे टैक्स लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, तब आपको इस कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। यानी कि आपके जितने भी हेड्स यहाँ पे हम पढ़ते हैं ना, 5 हेड्स पढ़ते हैं, तो 5 हेड में हर एक हेड को शुरू करते हुए आपको ये रूल दोहराना होगा। ये रूल हमें क्या करना पड़ेगा? बार बार हमें इस रूल को रिवाइज करना पड़ता है, क्योंकि यही रूल जो है ना, ये हमें थीम देता है इनकम टैक्स का। बात समझ आई कि नहीं आई? क्लियर हो गया? हेडिंग डालिए, कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम। कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम। इनकम बनती है रिसीट से। लिखो। रिसीट से इनकम बनती है। और रिसीट्स दो तरीके की होती है। कितने तरीके की होती है? दो तरीके की होती है। हाँ या ना? अब एक रिसीट को हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिसीट बोलते हैं। और एक रिसीट को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल रिसीट बोलते हैं। भाई रिसीट दो तरीके की हो गई, एक हो गई रेवेन्यू और एक हो गई कैपिटल। बताओ, रेवेन्यू रिसीट कौन सी रिसीट को कहते हैं? सर वो रिसीट जो रिकरिंग नेचर की होती है, बार बार होने वाली। हाँ या ना? तो इसको दूसरे शब्दों में हम रीअकर या रिकरिंग भी बोल सकते हैं। लिख दो फटाफट से, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। ये कौन आ गया यार? लिख लिया क्या? एक को हमने क्या बोला? एक को हमने बोला रिकरिंग। हाँ या ना? अच्छा, रिकरिंग का मतलब समझाओगे मुझे एक बार फिर से? और एक को हमने बोला नॉन रिकरिंग। हम्म। नॉन रिकरिंग मींस? अच्छा, एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है? देखो, एक ना पेड़ है, ट्री। और ये ट्री है, आम का पेड़ है ये। एग्जाम्पल से समझते हैं। अब इस पे क्या है ना, आम एक सीजन में, सीजन बाय सीजन इसमें आम लगते हैं। और हम क्या करते हैं, ये आम जो है ना, ये आम निकाल के यहां से सेल कर देते हैं।
ठीक है। तो आर्म को सेल करके मुझे जो ये रिसीट आई, ये कौन सी रिसीट है, कैपिटल की रेवेन्यू? कैपिटल रेवेन्यू कैसे, गीतांजलि बताएगी रेवेन्यू कैसे? क्योंकि अभी आपने कहा कि एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पे जो रिसीट आपको मिलती होती है उसे रिकरिंग बोलते हैं। मैंने क्या करा, मैंने एक दिन ये पूरा का पूरा पेड ही सेल कर दिया। तो एक बात बताओ, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, कैपिटल ही चल भाई। भाई एक बात बताओ, इसको मैंने पूरे के पूरे पेड़ को ही सेल कर दिया, काट के इस पेड़ को बेच दिया, तो क्या मेरे पास रेवेन्यू रिसीट आएगी इसके बाद? तो कैपिटल रिसीट क्या होता है, जब भी हम किसी एसेट को सेल कर देते हैं तो वहां से कैपिटल रिसीट आता है। और कैपिटल रिसीट जो होता है ना, वो एक्चुअली फ्रीक्वेंसी उसकी बहुत ज्यादा नहीं होती, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है लो। मुझे बोलना चाहिए रिकरिंग रिसीट की फ्रीक्वेंसी हाई होती है और नॉन रिकरिंग रिसीट की फ्रीक्वेंसी लो होती है। ठीक है। तो जिसकी हाई फ्रीक्वेंसी है, गवर्नमेंट का फोकस भी उसी पे है। यार जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, सरकार को फायदा भी तो उसी से ज्यादा मिलेगा। एक बात बताओ, जिसकी नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा हो रही है, सरकार को रिपीटेडली टैक्स तो ट्रांजैक्शन से ही मिलेगा ना। अभी जिसकी नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन कम है, तो क्या सरकार को उससे कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। ऑल्दो कैपिटल रिसीट में कितनी रिसीट ऐसी हैं जिनमें फायदा मिलेगा सरकार को, क्योंकि सरकार ने कहा था इनकम टैक्स तो हम किस पे लेंगे, इनकम पे लेंगे। और इनकम का मतलब क्या होता है, जो आपके पास रेवेन्यू आया है उसमें से जो एक्सपेंस हुए हैं, तो वो देख लो। अब तुम मुझे कहोगे सर आपने ना अपनी गाड़ी बेच दी, कार सेल कर दिया आपने अपनी। मैंने अपनी कार सेल करी कितने की, मान लो मैंने अपनी कार सेल करी 9 लाख रुपए की, ऐसे मान लो आप। और वो गाड़ी मैंने खरीदी थी लेट्स सपोज 15 लाख रुपए की। तो मुझे बताओ कितना फायदा हुआ, कोई फायदा हुआ क्या मुझे? भाई मैंने वो गाड़ी कितने की सेल कर दी, मुझे वो गाड़ी 9 लाख रुपए की मैंने बेच दी। तो गाड़ी को मैंने प्रॉफिट पे बेचा कि लॉस पे बेचा? बोलो, प्रॉफिट पे बेचा कि लॉस पे बेचा? भाई 6 लाख रुपए से उसकी वैल्यू घट गई, तो क्या मुझे इस 9 लाख रुपए पे टैक्स देने की जरूरत है? क्या मुझे कोई इनकम हुई है? सर इनकम होगी तो टैक्स दोगे ना। रेवेन्यू कितना था और वो मैंने खरीदी कितने की थी, तो सर ये तो डेफिशिएंसी आ गई। तो गवर्नमेंट एक्चुअली में ना ये बात पहले से जानती थी कि जो कैपिटल रिसीट है ना, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करेगी नहीं। टैक्सेस आर द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, हेंस व्हाट गवर्नमेंट सेड। और इन्होंने ये जो लॉ डेवलप किया, ये किस थीम पे डेवलप किया? ये लॉ ऐसे डेवलप हुआ है, जो आपकी रिकरिंग या रेवेन्यू रिसीट्स हैं, ये रिसीट्स टैक्सेबल होती है बाय डिफॉल्ट। ये रिसीट्स क्या है, टैक्सेबल बाय डिफॉल्ट। बताओ क्या मतलब है? ये वर्ड आपने पहली बार नहीं सुना, डिफॉल्ट सेटिंग आपने पहले से सुना हुआ है। डिफॉल्ट सेटिंग क्या होता है, ऑटोमेटिक। और आपकी रेवेन्यू रिसीट्स जो हैं, आपकी रेवेन्यू रिसीट्स क्या है, एग्जेम्प्ट बाय डिफॉल्ट है। क्या है बेटा, एग्जेम्प्ट बाय डिफॉल्ट है। सर एक नया शब्द आ गया है, एग्जेम्प्ट। सर एग्जेम्प्ट वर्ड का मतलब क्या होता है? एग्जेम्प्ट वर्ड का मतलब होता है विच इज नॉट टैक्सेबल। ठीक है, एग्जेम्प्ट मींस विच इज नॉट टैक्सेबल। तो मैंने आपको क्या कहा, रेवेन्यू रिसीट आर टैक्सेबल बाय डिफॉल्ट, कैपिटल रिसीट्स आर एग्जेम्प्ट बाय डिफॉल्ट। अच्छा, तो अगर कोई कैपिटल रिसीट होगी तो वो बाय डिफॉल्ट एग्जेम्प्ट होगी इनकम टैक्स के अंदर। तो जब आप इनकम टैक्स में एंटर करते हो ना, तो आपकी कैपिटल रिसीट को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, यहाँ पे आपकी रेवेन्यू रिसीट को पकड़ लिया जाता है। और रेवेन्यू रिसीट पे आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे किसी वर्ड क्या है, किसी वर्ड किसको डिफाइन कर रहा है, लॉ को। वी हैव इनकम टैक्स लॉ, तो यू डोंट नीड टू आस्क इनकम टैक्स लॉ वेदर दिस इनकम इज टैक्सेबल और नॉट। इफ इट इज अ रेवेन्यू रिसीट देन इट विल बी बाय डिफॉल्ट टैक्सेबल। हाँ या ना? ओके। अगर कोई आपसे पूछता है कि भाई मेरे को ये रिसीट मिली है, तो आप सबसे पहले उस रिसीट को या तो रेवेन्यू में बाइफरकेट करोगे या कैपिटल में बाइफरकेट करोगे। सो अगर वो कैपिटल है तो दैट विल बी एग्जेम्प्ट बाय डिफॉल्ट। अरे बोलो ना, समझ आ गई क्या बात आपको? अब दोनों नियमों की दो एक्सेप्शन है। ठीक है, जो दो रूल है ना यहाँ पे, जो दो रूल मैंने आपको पढ़ाए, इन दोनों की एक एक एक्सेप्शन है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने कहा रेवेन्यू रिसीट टैक्सेबल बाय डिफॉल्ट। मेरे होम टाउन में एक लड़का आर्मी में था, कश्मीर में
एक काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में उसकी डेथ हो गई, शहीद हो गया वो। अब जैसे ही वो शहीद हुआ तो उसकी जो विडो थी उसको पेंशन मिलती है, हर महीने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको पेंशन देती है। तो उसको जो पेंशन आती है, उसने एक दिन मेरे से पूछा कि भैया मुझे ये बताओ, मेरी जो ये पेंशन है, क्या इस पेंशन पे टैक्स लगना चाहिए? इस पेंशन पे क्या टैक्स लगना चाहिए? तो सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, क्या वो पेंशन एक रिसीट थी? थी। कैसी? कैपिटल की रेवेन्यू? तो यूल से रेवेन्यू। और मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया? तो मैं उन्हें ये शब्द बोल नहीं पाया, क्योंकि उस पर टैक्स थीम के हिसाब से तो लगना चाहिए। लेकिन मैंने ये बात गवर्नमेंट से पूछी कि क्या आप ये ठीक कर रहे हो? सो दे सेड यार नहीं, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए तो ये ठीक नहीं हो रहा है। सो यार अगर ये ठीक नहीं हो रहा है तो आप इसकी एक एक्सेप्शन बनाओ, आप इसकी एक एक्सेप्शन बनाओ। बोले यार वो कैसे बनाएंगे हम? सो मैंने कहा यार एक लिस्ट सजेस्ट कर दो, आप एक लिस्ट बना दो, एक लिस्ट बना दो, और उस लिस्ट में वो सभी इनकम्स को ऐड कर दो जिन पे तुम्हें टैक्स नहीं लगाना, इवन दो वो बाय डिफॉल्ट टैक्स हो रखी हैं। तो अगर तुमने उन्हें लिस्ट में डाल दिया तो वो ऑटोमेटिक लिस्ट के बाहर हो जाए, उसके बाहर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? भाई मैंने आपको एक बात कह दी कि भाई इसके अंदर जो कुछ कवर होगा उस पर टैक्स है, लेकिन मैंने साथ ही साथ कहा कि अगर ये पॉइंट्स हैं तो इन पे टैक्स नहीं है, तो वो ऑटोमेटिक यहां से उठ के बाहर आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? बताओ, आ जाएगी ना? यहां से उठ के ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगी, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। यानी कि गवर्नमेंट को ये बात स्पेसिफाई करनी पड़ेगी लॉ में कि कौन से रेवेन्यू रिसीट पे टैक्स नहीं है। अदरवाइज तो आप सारे के सारे रेवेन्यू रिसीट पे मेरी बात मान के टैक्स लगा दोगे कि नहीं लगा दोगे? हाँ या ना? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पब्लिक इंटरेस्ट के लिए रेवेन्यू रिसीट्स के वो हिस्से जिन पे टैक्स नहीं लगना चाहिए उनको सेक्शन 10 में लिख दिया। कहां लिख दिया? सेक्शन 10 में। और सेक्शन 10 का हेडिंग डाल दिया इनकम विच इज नॉट टैक्सेबल, या ऐसे डाला उन्होंने हेडिंग, इनकम विच डू नॉट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ टोटल इनकम। इट मींस अगर आपकी सेक्शन 10 के अंदर इनकम फॉल कर जाती है तो वो इनकम भले ही रेवेन्यू हो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? तो मैं इसी के नीचे एक पॉइंट ऐड कर सकता हूं यहीं पे, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट इनकम specified under section 10 of income tax एक्ट। क्या आप मुझे बता सकते हैं सेक्शन 10 को बनाने का पर्पस पब्लिक इंटरेस्ट था कि नहीं था? था। तो पब्लिक इंटरेस्ट में गवर्नमेंट चाहे तो कुछ इनकम को एग्जेम्प्ट कर सकती है। सर अब क्रक्स ये बनता है, सबसे पहले हम कोई भी इनकम को, रिसीट को रेवेन्यू या कैपिटल में बांटेंगे। अगर सर वो रेवेन्यू क्वालिफाई होती है तो हम ये चेक करेंगे कि कहीं वो सेक्शन 10 में तो नहीं फॉल कर रही है। बोलो ना बच्चों, अगर वो सेक्शन 10 में फॉल कर रही है तो फिर वो टैक्स, मैंने कहा एक्सेप्ट इनकम स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 10 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, तो एक्चुअल में ये इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, ये इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। तो अगर वो इनकम सेक्शन 10 में फ्लैग कर रही है तो वो इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा, इवन दो आपका जो जनरल प्रिंसिपल है, जनरल रूल है, वो ये कह रहा है कि टैक्स लगना चाहिए, लेकिन आपने उसके लिए क्या बना दिया? स्पेसिफिक प्रोविजन बना दिया। तो सेक्शन 10 जो है ना, वो एक स्पेसिफिक सेक्शन है जो सिर्फ अपने साथ एक लिस्ट ऑफ इनकम कैरी करता है जिन पे टैक्स नहीं लगता। समझ आ गई बात आपको? कोई दिक्कत यहां तक? बढ़िया। एक्सेप्शन क्लियर हो गया? क्लियर हो गया एक्सेप्शन। यानी कि अगर कोई इनकम है और वो रेवेन्यू है और वो सेक्शन 10 में फॉल नहीं करती, तो अब आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि उस पर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, सब उस पर टैक्स लगेगा। आया ना? क्या ये बात आपको समझ आ गई? ये फ्रेमिंग दिमाग में सेट हो गई आपके? कैपिटल, सरकार ने पूरी एनालिसिस करी और इनको समझ आ गया कि कैपिटल रिसीट्स आर जनरली नॉट इनकम जनरेटेड रिसीट,
लेकिन फिर इनके कान में किसी ने फूंक मार दी जाके। कैसे? गीतांजलि पहुंच गई गवर्नमेंट के पास, जाके बोली फाइनेंस मिनिस्टर को कि मैडम, हमारे ना एक सर हैं, सुमित सर, उनके ना दादाजी हैं जो अब नहीं रहे। उनके दादाजी ने ना सुमित सर को एक प्रॉपर्टी विल में दी थी नैनीताल में। अब वो प्रॉपर्टी दादाजी ने खरीदी थी अपनी जवानी के टाइम में, 1984 में खरीदी थी उन्होंने प्रॉपर्टी। अब दादाजी ने मेरे नाम पे इसकी विल करी थी 2007 में, और मैंने 2024 में ये प्रॉपर्टी सेल कर दी। एग्जाम्पल है, जब दादाजी ने ये प्रॉपर्टी खरीदी थी नैनीताल में, तब ये उन्होंने 1,40,000 रुपए की खरीदी थी। 1984 में 1,40,000 का वैल्यू आप समझते हैं। जब उन्होंने मुझे प्रॉपर्टी विल में दी, यानी कि अपनी वसीयत उन्होंने मेरे नाम पे करी, तो इसकी वैल्यू क्या थी डजेंट मैटर। लेकिन जिस दिन मैंने इसको सेल किया तो ये 1,40,00,000 रुपए की सेल हुई। ठीक है। अब गीतांजलि ने गवर्नमेंट को कन्विंस कर लिया कि देखो, तुम्हारे बनाए गए इस माया जाल के अंदर ये आदमी तो नहीं फंसता है, क्योंकि तुमने तो कैपिटल रिसीट को बाय डिफॉल्ट क्या करा हुआ है, एग्जेम्प्ट करा हुआ है। अब ये गवर्नमेंट को जाके दुहाई देने लग गई, 1,40,00,000 इस आदमी के पास आ गया, और इसमें से इसका खर्चा सिर्फ कितना, 1,40,00,000। तो साहब ये जो बैलेंस बचा, ये तो बहुत ह्यूमिंगस अमाउंट है। तो साहब ये आदमी तो उत्पात मचा देगा इस देश में, ये तो किसी को जीने नहीं देगा, ये तो इन्फ्लेशन को ऐसे ट्रिगर करवाएगा। गवर्नमेंट ने कहा कैसे? कहते कोई सामान अगर मुझे 5 रुपए में खरीदना है, ये बंदा उसके लिए 10 रुपए देने को तैयार है, क्योंकि इसके पास तो पैसा है। तो पैरिटी मेंटेन करो, ऐसे नहीं चलेगा। गवर्नमेंट ने इस पे भी एक एक्सेप्शन डाल दिया। उन्होंने कहा देखिए ऐसा है, वैसे तो सारी कैपिटल रिसीट क्या है, एग्जेम्प्ट है, टैक्स फ्री है। सभी कैपिटल रिसीट एग्जेम्प्ट है और टैक्स फ्री है, लेकिन क्या बोल रहा हूं मैं, लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है। क्या है बाबू? एक एक्सेप्शन है इसकी एक। और एक्सेप्शन है वो सारी कैपिटल रिसीट जो क्वालिफाई होती है अंडर सेक्शन 45 सबसेक्शन 1। तो सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 आपके कैपिटल गेन्स का सेक्शन है, याद करो। लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि कैपिटल गेन नाम का एक हेड है हमारे पास, जिसमें हम सिर्फ कैपिटल एप्रिसिएशन को टैक्स करते हैं। तो गवर्नमेंट ने ना एक लिस्ट ऑफ आइटम बनाई, जहां पे गवर्नमेंट को पता था कि यहां पे कैपिटल एप्रिशिएट होगा। क्या होगा? कैपिटल एप्रिशिएट होगा। अरे बोलो ना। तो जब कैपिटल की वैल्यू एप्रिशिएट होगी तो इनकम आएगी कि नहीं आएगी? आएगी, डेफिनेटली इनकम आएगी। अब वो जो इनकम आएगी, गवर्नमेंट उसको टैक्स करना चाहेगी कि नहीं चाहेगी? चाहेगी। तो गवर्नमेंट ने कहा देखिए साहब ऐसा है, इसकी एक्सेप्शन है, इसकी जो एक्सेप्शन है, इसकी एक्सेप्शन है कि भाई एक्सेप्ट सेक्शन 45 सबसेक्शन 1, यानी कि वो रिसीट जो सेक्शन 45(1) के तहत आई है। 45(1) के तहत क्या आई है? कैपिटल रिसीट आई है। कैपिटल रिसीट किस पे आई है? कैपिटल एसेट पे आई है। हाँ जी, क्या कह रहा था मैं? सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 के तहत जो रिसीट आ गई, हम उस रिसीट को क्या करेंगे? टैक्स करेंगे। तो क्या मैं बोल सकता हूं
कि ये एक्सेप्शन है कि जो रिसीट सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 के अंदर आ जाएगी हम उसको टैक्स कर देंगे। बाय डिफॉल्ट तो कैपिटल रिसीट क्या है, एग्जेम्प्ट है। देखो ना ऊपर तो हमने उसे एग्जेम्प्ट कर रखा है ना भाई, इधर हमने उसे एग्जेम्प्ट कर रखा है। लेकिन 45(1) के तहत जो रिसीट आ गई हम इसको क्या करेंगे, हम इसको टैक्सेबल करेंगे। मेरी बात आपको समझ आई? अब देखो यहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिवाइड एंड रूल खेला। अब जिस आदमी की रिसीट 45(1) में आती है उसी पे तो टैक्स है, बाकियों पे तो नहीं है। तो किसी ने अपोज भी नहीं किया, अकेला रह गया वो बंदा है। अकेला रह गया तो उसकी बात, अकेले की बात कौन सुनता है, कोई नहीं सुनता, तो टैक्सेबल हो गया। तो ये थीम है। आपके 4 हेड इस तरफ आते हैं और एक हेड इस तरफ आता है। इनकम टैक्स में हमारे पास कितने हेड्स हैं, 5 हेड्स हैं। 5 हेड में से एक हेड आपका कौन सी तरफ है, रेवेन्यू की तरफ। और 3 हेड कौन सी तरफ है, रेवेन्यू की तरफ। और एक हेड कौन सी तरफ है, लिख लो मेरे साथ, एक हेड आपका इधर है। तो सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 जो है वो चार्जिंग सेक्शन है इनकम अंडर हेड कैपिटल गेन्स, इनकम अंडर हेड कैपिटल गेन्स, इनकम अंडर हेड कैपिटल गेन्स, और इस तरफ है हमारे 3 हेड। एक है सेक्शन 15 इनकम अंडर हेड सैलरी, प्लीज मेंशन करिए। सेक्शन 15 लगता है और ये बताता है कि इनकम सैलरी हेड में कब टैक्स होएगी। फिर आता है सेक्शन 22, कौन सा, सेक्शन 22, ये है इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी। हम यहाँ पे टैक्स करते हैं किसको, रेंटल इनकम्स, किसकी, जो किससे आती है, एक हाउस प्रॉपर्टी से आती है, बोलो बेटा। फिर आता है सेक्शन नंबर 28, क्या आता है, सेक्शन नंबर 28। और सेक्शन 28 में आती है इनकम अंडर हेड पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। और लास्ट में आती है सेक्शन 56 सबसेक्शन 1। सो दिस इज इनकम अंडर हेड अदर सोर्सेस। तो ये सारी की सारी हमारी कैसी इनकम हो गई, ये सारी की सारी हमारी वो इनकम हो गई जो जनरली क्या होती है, रेवेन्यू नेचर की है। या आप ऐसे समझ लो यहाँ पे आने वाली मोस्टली इनकम क्या है, बताओ किस नेचर की है, किस नेचर की है, रेवेन्यू। जैसे सैलरीज में हम जॉब से पैसा कमाते हैं, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी से हम किसकी बात करते हैं, रेंटल्स की बात करते हैं। यहाँ पे हम प्रॉफिट को टैक्स करने की बात करते हैं और यहाँ पे हम अदर इनकम्स को टैक्स करते हैं, ठीक है। अदर इनकम में जैसे इंटरेस्ट की इनकम हो गई, डिविडेंड की इनकम हो गई, ये सारी इनकम, गिफ्ट की इनकम हो गई, गिफ्ट पे भी टैक्स लगता है, ठीक है। और ये सारा का सारा क्या है, ये कैपिटल गेन है। तो कैपिटल गेन इज समथिंग डिफरेंट, बोलो हाँ या ना, कैपिटल गेन इज समहाउ डिफरेंट, बोलो। तो यहाँ पे हम स्पेसिफिकली इसको एक तरफ क्यों रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो हेड है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम किसको टैक्स करते हैं, हम यहाँ पे सिर्फ कैपिटल एप्रिसिएशन को टैक्स करते हैं। एक एसेट के ऊपर जो एप्रिसिएशन आया होता है ना, एसेट क्या होता है बता सकते हो, एसेट क्या होता है, एसेट, एसेट इज योर इकोनॉमिक राइट्स। एसेट क्या होते हैं, हमारे इकोनॉमिक राइट्स होते हैं जो हमें फ्यूचर में क्या देते हैं, बेनिफिट्स देते हैं। और एसेट से मिलने वाले बेनिफिट्स एंड्योरिंग नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं, एंड्योरिंग नेचर के होते हैं, हाँ या ना, किस नेचर के होते हैं, एंड्योरिंग नेचर के होते हैं वो सभी बेनिफिट, इकोनॉमिक बेनिफिट जो एंड्योरिंग नेचर के हैं। तो उन्हें कहाँ से एक्सपेक्ट करते हैं, एसेट से एक्सपेक्ट करते हैं, समझ गए, क्लियर हो गई बात।
तो अगर किसी एसेट के ऊपर हमें कोई क्या हुआ है, कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ है, तो हम उसको टैक्स करते हैं कहाँ पे, कैपिटल गेन्स के अंदर। ठीक है। एंड आई होप आपको भी ये कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम समझ आया होगा। ठीक है। इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट पे क्या बेस्ड है आपका, इनकम टैक्स लॉ बेस्ड है। पूरा जो लॉ है ना आपका, वो इस पूरे इस कंप्लीट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। डन। कॉपी कर लो, इसमें से कुछ करना है आपको तो फटाफट से ये लीजिए। कर लिया, सबने कर लिया, कर लीजिए। ये लीजिए, कॉपी कर लीजिए, इसमें से जो काम की चीज़ है उसको कॉपी कर लो। कोई सवाल है तो पूछो। ठीक है, हो गया। हेडिंग डालिए नेक्स्ट, नए पेज पे। सिलेबस ओवरव्यू। नाउ वी आर एंटरिंग टू द सिलेबस। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है। ओके। तो आपको कंप्लीट ओवरव्यू देते हैं सिलेबस का। पूरा सिलेबस जो है ना इनकम टैक्स का, तो इनकम टैक्स का पूरा सिलेबस एक साथ हम मर्ज कर देते हैं पूरा। भाई हम अपने को कोर्स में जो चीज़ें कवर करनी है वो क्या क्या कवर करनी है, तो एक पेज पे हेडिंग डाल दीजिएगा और फिर हम उसके हिसाब से ही चलेंगे आगे। ठीक है। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ आप, छोटे छोटे सवाल हैं बस मेरे, उनके जवाब आपको देने हैं और बिना दिमाग लगाए देने हैं, बस ऐसे ही कॉमन सेंस से आंसर करने हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स लगता होगा किस पे, इनकम पे। आपको पता है कि इनकम का मतलब होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, ये इनकम का मतलब होता है। हम टैक्स लगा रहे हैं इंडिया में बैठ के, और लेट सपोज हम टैक्स कर रहे हैं गीतांजलि की इनकम को। अब मेरे सामने एक कंफ्यूजन है, उसको जरा आप सॉल्व करिएगा। वो कंफ्यूजन अगर आपने सॉल्व कर दी, ठीक है, तो एक चैप्टर वहां पे मैं लिखूंगा और वो कंफ्यूजन उस चैप्टर की हेल्प से सॉल्व हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, हमारे जो एसएससी हैं, ये जॉब करते हैं दुबई में। कहां पे जॉब करते हैं, दुबई में। प्लेस ऑफ वर्क इज दुबई। लेकिन सिटीजन कहाँ के हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया है। ठीक है, गीतांजलि इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया वर्किंग इन दुबई। ठीक है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये वहां पे 10 लाख रुपए कमाते हैं साल का। तो क्वेश्चन विल अराइज कि आप गीतांजलि की इनकम को टैक्स कर सकते हो क्या इंडिया में। गीतांजलि ये पूछ रही है कि क्या मेरी इनकम पे इंडिया में टैक्स लगेगा। हम टैक्स किस पे लगाएंगे, इनकम टैक्स। वापस से, इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन इनकम। इनकम हमें मिल जाएगी कहां से, हेड्स ऑफ इनकम से। सर हेड्स ऑफ इनकम से हमें जो इनकम मिलेगी जब हम उसे जोड़ेंगे तो वो क्या बन जाएगी। बेटा आप किसी भी चीज को जोड़ देते हो तो वो क्या बन जाती है, सम टोटल बन जाती है, तो टोटल इनकम बन जाती है। तो इनकम टैक्स लगेगा किस पे, टोटल इनकम पे। तो मेरा क्वेश्चन ये है, अच्छा एक और सवाल है मेरा। गीतांजलि का क्या है ना, एक हाउस प्रॉपर्टी भी है दुबई में जो इसने किराए पे लगा रखी है। इससे उसको रेंट आता है 10 लाख रुपए का। और इसकी एक प्रॉपर्टी इंडिया में एक नॉर्थ प्लेस में भी है। ठीक है, जिससे इसको किराया मिलता है लगभग 5 लाख रुपए साल का। यहाँ से भी रेंट आता है। अब गीतांजलि कह रही है सर फिर नौकरी की तो जरूरत ही नहीं है मेरे को, 15 लाख रुपए बहुत है यार, और क्या जीवन में चाहिए। नहीं,
पैसिव इनकम आ ही रही है, करना क्या है जीवन में? और भाई बहुत सारे लोगों का तो सहारा ही रेंटल इनकम होती है, पता है आपको? है, बहुत सारे लोगों का सहारा जो होती है वो क्या होती है? रेंटल इनकम होती है। अच्छा सुनो, अब मुझे ये पूछना है आपसे कि गीतांजलि की टोटल इनकम कितनी है, बताओ। 25 लाख। शाबाश। भाई गीतांजलि देखा, मैं नहीं बताऊंगा ये कि कितना टैक्स लगेगा तेरी इनकम पे, कितनी इनकम पे टैक्स लगेगा, कितना टैक्स लगेगा नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग। बताओ कितनी इनकम पे टैक्स लगेगा, आप बताओ। 25 लाख पे। हाँ जी सर। कितनी इनकम पे टैक्स लगना चाहिए? पूरी 25 लाख रुपए पे? यार लेकिन इसने 10 लाख रुपए तो इंडिया से कमाए ही नहीं ना। ये वहीं रहती है, दुबई में रहती है। हाँ हाँ, सेटल्ड इन दुबई, इंडिया से कोई मतलब नहीं है इसका। इंडिया आती ही नहीं है ना ये। तो कितनी इनकम पे टैक्स लगाओगे? क्वेश्चन अराइज होता है ना मन में। भाई ज़्यादा नहीं सोचना है, बस मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया है कि अपने को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। ठीक है, वॉट एवर वी आर स्टडिंग इज अ बेसिक, बट आफ्टर कंप्लीटिंग बेसिक we will enter to income tax law. So the first chapter which we have to deal is residential status. मैडम की कितनी इनकम पे टैक्स लगेगा, ये बात हम इनके रेजिडेंशियल स्टेटस से पता करेंगे। ऐसा इनकम टैक्स लॉ कहता है। मैं इनकम टैक्स लॉ से एक कदम आगे की बात कर लेता हूं। ये बात इस पे डिपेंड करती है कि इनकी कितनी इनकम इंडिया में टैक्स होएगी। ये बात इस पे डिपेंड करती है कि इनकी इनकम का सोर्स क्या है। एक्चुअली हम इंडिया में किसी भी इनकम को दो बेसिस पे टैक्स करते हैं। हमें पढ़ाया जाता है एक बेसिस, लेकिन अपन टैक्स करते हैं दो बेसिस। उसी चैप्टर में तुम दो बेसिस फॉलो कर रहे होंगे और पढ़ एक रहे होंगे, तो इनजस्टिस है ना। मैं दोनों बता के चलता हूं आपको। कोई भी इनकम इंडिया में या तो सोर्स बेसिस पे टैक्स हो सकती है या रेजिडेंशियल स्टेटसशिप पे टैक्स हो सकती है। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। दो बेसिस है। सोर्स बेसिस क्या है सर? बाबू मेरे सोर्स बेसिस का मतलब है उस इनकम का ओरिजिन इंडिया है। वो इनकम तुमने या तो इंडिया से कमाई है या इंडिया में रिसीव करी है। वो इनकम ओवरऑल इंडिया से जनरेट हुई है। उस इनकम का सोर्स इंडिया है। तो मुझे एक बात बताओ, जिस इनकम का सोर्स इंडिया होगा, उस इनकम को कमाने के लिए जो रिसोर्सेज लगे होंगे वो इंडियन लगे होंगे। तो भारत सरकार का जन्मसिद्ध अधिकार बनता है उस इनकम को टैक्स करने का। इन दैट केस डू आई नीड टू चेक कि गीतांजलि का स्टेटस क्या है, वो इंडिया में रहती है कि नहीं रहती है? अपन तो सीधे बोलेंगे गीतांजलि इस इनकम पे तो टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि इनकम तुमने कमाई कहां से है? इंडिया से। तो हम इस पे तो आपसे कोई चर्चा ही नहीं करेंगे कि आपकी इस इनकम पे टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा। लगेगा 100%। लेकिन लालच बुरी बला होती है। अब हमने इसकी उस इनकम को तो टैक्स कर दिया जो इसने इंडिया से कमाई है। अब हमारी नजर इसकी उस इनकम पे है जो इसने बाहर से कमाई है। हम चाहते हैं किसी तरह वो इनकम पे टैक्स हो जाए। तो जो समझदार बंदे थे ना, जिन्होंने लॉ बनाया था, बहुत दिमाग लगाया था उन्होंने। उन्होंने यहाँ पे सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट को तो इग्नोर ही कर दिया। उन्होंने कहा हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि सिटीजन हो कि नहीं हो, हमें ये बताओ कि आप रहते कहाँ हो। गीतांजलि ने बोला मैं तो दोनों जगह रहती हूँ, कभी इंडिया में भी रहती हूँ और कभी बाहर भी रहती हूँ। अरे ये बताओ इंडिया में कितने दिन रहते हो? तो गीतांजलि ने कहा साल में 365 दिन होते हैं, मैं 150 दिन बाहर रहती हूँ और बाकी के बैलेंस 200, कितना, 215 दिन में कहाँ रहती हूँ? इंडिया में रहती हूँ। गवर्नमेंट ने कहा बढ़िया, आपकी हम पूरी 25 लाख रुपए को टैक्स करेंगे। रूल है हमारे पास। गीतांजलि एक्चुअल में दोनों तरीके से फंस गई। सोर्स बेसिस पे भी फंस गई और स्टेटसशिप बेसिस पे भी फंस गई। यानी कि किसी भी पर्सन की इनकम इंडिया में दो बेसिस पे टैक्स होती है, या तो सोर्स बेसिस पे या रेजिडेंशियल स्टेटसशिप के बेस पे। ये लड़की के दोनों बेसिस सेट हो रहे हैं यहाँ पे, सोर्स बेस भी और स्टेटसशिप भी। आया ना? सर ये सारी कहानी हम कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे?
यार उस चैप्टर के बिना तो तुम इनकम टैक्स को शुरू ही नहीं कर सकते ना। जब तक तुम्हें ये पता ही नहीं कि कितनी इनकम पे टैक्स लगेगा, क्या नियम है टैक्स करने का, तो क्या तुम उस चैप्टर के बिना इनकम टैक्स लॉ को शुरू कर सकते हो? अरे 90% बच्चे पढ़ते हैं उसके बिना इनकम टैक्स को, आपको पता है। वो मतलब लॉजिक नहीं, उनके दिमाग नहीं लगा रहे हैं वो कह रहे हैं, सर कह रहे हैं इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी पढ़ना है सबसे पहले, तो यही पढ़ना है। मैं आपको बताऊं मतलब, आज भी हमारे इंडियन स्टूडेंट इतने सीधे हैं, वो चांद को सच में मामा मान सकते हैं अपना, अगर टीचर कन्विंस कर दे उनको तो। मैं बता रहा हूँ आपको यार बच्चों, आपको भरोसा नहीं होगा इस बात पे, एक टीचर अगर उन्हें कन्विंस करे तो वो सच में चांद को अपना मामा मान लेंगे। इतने भोले बच्चे हैं हमारे। तो रेजिडेंशियल स्टेटस को वो सबसे आखिरी में पढ़ते हैं। अरे 6 नंबर का चैप्टर है वो, पूरा लॉ बेस्ड है उस पे। तो मैं तो कभी नहीं पढ़ाता उसके बिना, मैं तो पहले उस चैप्टर को पढ़ाता हूँ। सर फिर ऐसा क्यों करते हैं टीचर्स? टीचर ऐसा इसलिए करते हैं कि रेजिडेंशियल स्टेटस एक डायनामिक चैप्टर है, उसमें बच्चे को शफलिंग करनी पड़ती है बहुत ज्यादा। यार पूरा का पूरा लॉ ही डायनामिक है हमारा। खेल को समझो, जब तक खेल समझ में नहीं आएगा तब तक बनेगी नहीं बात। यार मुद्दा यहाँ पे ये है कि ये जो सिलेबस है ना हमारा, दिस इज नॉट एंट्री बेस्ड, कि भाई तुमने एक चैप्टर की थीम बना ली, जनरल एंट्रीज बना ली, कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, अब तुम्हें सारे क्वेश्चन उन एंट्रीज पे ही करने हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा आपका पेपर नंबर 1 है, ठीक है। व्हाट योर पेपर नंबर 3 इज, मैंने तुम्हें एक कॉन्सेप्ट पढ़ाना है, जैसे ही वो कॉन्सेप्ट खत्म होगा तो मुझे एक नई बात पढ़ानी है आपको। और मजे की बात यह है कि जो नई बात है ना, उसका पिछली बात से कोई लेना देना नहीं है। तो गेम ये है, तो शफलिंग है ना। तो आपको जब सब्जेक्ट का नेचर ही शफलिंग है, एक बच्चा आया एक दिन मेरे पास, कहता है यार सर सारी बात ठीक है, बड़ा मजा आता है, लेकिन यार कभी कुछ हो रहा होता है, कभी कुछ हो रहा होता है, कभी कुछ हो रहा होता है। अरे भाई साहब ये तो नेचर है इसका, यही तो इस सब्जेक्ट का नेचर है। इस सब्जेक्ट का नेचर क्या है? शफलिंग। तो आपको समझना पड़ेगा ना कि सब्जेक्ट का नेचर शफलिंग है। शफलिंग जितना जल्दी आप करोगे, जितना जल्दी आप एक चीज को छोड़ के दूसरी चीज पे चलोगे, उतना ये सब्जेक्ट आपको बढ़िया लगेगा। और आप मान लो एक चीज के पीछे पड़ गए, सर आपने तो अभी ये बोला था, अभी आप ये बोल रहे हो, इसका हर लाइन नहीं, हर वर्ड के बाद मतलब बदल जाता है इसका। तो ये नेचर चाहिए इसके अंदर हमें। तो रेजिडेंशियल स्टेटस में कई बार क्या होता है, बच्चों को शफलिंग करानी पड़ती है। तो टीचर क्या है, बचते हैं है ना, बच्चे को थोड़ा ना सेट कर लो पहले। अरे सेट नहीं होना है यार, आप पढ़ने आए हो, सेट होने नहीं आए हो यहाँ पे तुम लोग। तो तुम लोग पहले रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ोगे मेरे साथ, तो उससे क्या होगा, उससे तुम्हारे पास एक थीम डेवलप हो जाएगी कि यार अच्छा ये कहानी है। अब ये हमने पढ़ लिया, अब अपने को ये क्लियर हो गया कि इंडिया में कितनी इनकम पे टैक्स लगेगा। तो लिखिएगा सिलेबस ओवरव्यू, सबसे पहला चैप्टर। सर जी बेसिक लिखवाओगे क्या? नहीं लिखवाऊंगा। लिखना है लिख लो तुम लोग, बेसिक ऑफ इनकम टैक्स, कुछ नहीं होने वाला, वो 1 नंबर का नहीं आता। ठीक है, तुम्हें वहां पे बढ़ाना है, वो मॉड्यूल को फॉलो करते हुए लिखना है तुमने, तो लिख लो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। ठीक है, मेरे लिए पहला चैप्टर क्या है? रेजिडेंशियल स्टेटस मेरे लिए पहला चैप्टर है। तो सिलेबस ओवरव्यू के अंदर हम सबसे पहले, ले बेटा गीतांजलि इसको बंद कर दे, तू पढ़ नहीं पा रही है लड़की हमारी, ले कर बंद कर। हो गया? देखो, नहीं हुआ नहीं हुआ। हाँ भाई बच्चों, लिखो स्कीम ऑफ स्टडी, आपने उसे सिलेबस ओवरव्यू के लिखा होगा ना, तो मेरा मेरा मतलब है स्कीम ऑफ स्टडी। बताओ यार, एसी भी मजे ले रहा है लड़की के, है, बंद नहीं हो रहा, बताओ इससे। साइकोलॉजी है, रिमोट एक बार काम नहीं करता उसे ठेपा जाता है। चलो देखो, स्कीम ऑफ स्टडी, हाँ वही ना बात, अभी भी नहीं हुआ।
अब हो गया। चलो, स्कीम ऑफ स्टडी, एंड हमारा फर्स्ट चैप्टर है इस पूरे के पूरे प्रोग्राम में। मार्क्स भी साथ साथ लिखते जाएंगे हम लोग ना। और जब हम इसको कंप्लीट कर रहे होंगे ना, जैसे एक पॉइंट पे जाके हम रुकेंगे, तो वहां पे आपके पास ना पूरा का पूरा सिलेबस एक नटशेल में होगा। तो आपको पता होगा यार सिलेबस का ना ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, लिख दो। तो फर्स्ट चैप्टर इज रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। ये चैप्टर का पूरा नाम है, रेजिडेंशियल स्टेटस, स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। सर जी, ये स्कोप ऑफ टोटल इनकम का क्या मतलब है? अरे कितनी इनकम इंडिया में टैक्स होगी, ये तुम्हें उस टोटल इनकम के स्कोप से ही तो पता चलेगा। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में लिखूं, तो इसका साधारण सा मतलब है हाउ मच, हाउ मच इनकम will be taxable in India, how much income will be taxable in India। तो ये कौन बताएगा? ये बताएगा रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। तो जब हमें ये पता चल जाएगा कि भाई इंडिया में किसी भी बंदे की कितनी इनकम इंडिया में टैक्स होगी, जब हमें ये पता चल जाएगा, तो फिर हम उसकी टोटल इनकम को कैलकुलेट करेंगे, और टोटल इनकम में से जितनी इनकम उसकी इंडिया में टैक्स होनी है, उस पर टैक्स करने की बातें करेंगे। हाँ या ना? तो ये हो गया पहला प्रोसीजर। दूसरा प्रोसीजर क्या है? दूसरा प्रोसीजर है, जैसे ही हम रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ेंगे, तो फिर हम इनकम को कंप्यूट करने जाएंगे। क्या करने जाएंगे? इनकम को कंप्यूट करने जाएंगे। तो कंप्यूट करने के लिए जब हम जाएंगे, तो हम पढ़ेंगे वहां पे हेड्स ऑफ इनकम। क्या पढ़ेंगे बेटा? हेड्स ऑफ इनकम। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अकाउंटिंग के जैसा नहीं है, जो आया क्रेडिट कर दो, जो गया डेबिट कर दो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक सेट रूल है। ठीक है, और वो सेट रूल हम कहाँ कवर करते हैं? हेड्स ऑफ इनकम में कवर करते हैं। सो बेसिकली हेड्स ऑफ इनकम कितने हैं? 5। कितने हैं? 5। 6 थे पहले, फिर 5 कर दिए, एक हटा दिया, तो 6 हेड पहले थे, अभी 5 है। ठीक है, तो हेड्स ऑफ इनकम में हम क्या सीखते हैं? हेड्स ऑफ इनकम में हम सीखते हैं हाउ टू कंप्यूट, हाउ टू कंप्यूट टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम कंप्यूट करने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ता है बच्चा? बोलो। हेड्स ऑफ इनकम पढ़ने पड़ते हैं। हाउ मेनी हेड्स आर देयर? देयर आर 5 हेड्स। लिखो मेरे साथ साथ, कितने हेड्स हैं? 5 हेड है। सर जी, एक हेड का दूसरे हेड से कोई लेना देना है क्या? नहीं, डायरेक्टली तो नहीं है, बट इनडायरेक्टली तो होता ही है। बोलो। डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है हमारा किसी से, लेकिन इनडायरेक्टली हो सकता है। हो, जैसे पहला हेड हमारा कौन सा है? पहला हेड हमारा है सैलरी हेड। लिखते जाओ, इनकम अंडर हेड सैलरी। हम अंडर हेड को यू ओब्लिग एच भी लिख सकते हैं। इनकम अंडर हेड सैलरीज। एंड अब आप अवेयर हो गए हो कि इनकम अंडर हेड सैलरी, इनकम अंडर हेड सैलरी के अंदर जो प्रोविजंस आएंगे, जितने प्रोविजंस आएंगे, वो सारे प्रोविजंस हम वहां पे वो इनकम को टैक्स करेंगे जो हम नौकरी करके कमाते हैं, जॉब करके कमाते हैं। ठीक है, अच्छा, तो सैलरी हो गया। फिर आएगा इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी। क्या आएगा? इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी। तीसरे, इसके बाद भी कोई क्लास है क्या हमारी? तीसरे नंबर पे आएगा इनकम अंडर हेड पीजीबीपी। बेटा, पीजीबीपी और पबजी में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है ना? चलिए, नेक्स्ट है इनकम अंडर हेड
कैपिटल गेन्स। सर जी ये चैप्टर तो बड़ा सा लग रहा है। हाँ ये बड़ा चैप्टर है, ठीक है। मतलब ये हेड्स ऑफ इनकम इज योर चैप्टर नंबर 3। पहला बेसिक, दूसरा रेजिडेंशियल और तीसरा हेड्स ऑफ इनकम। तो आपका एक वॉल्यूम तो इसी में चला जाता है, ठीक है। अच्छा, और लास्ट हेड कौन सा है आपका? इनकम अंडर हेड अदर सोर्सेस। ठीक है, बोलो बच्चों, ठीक है ना? बढ़िया सर, हेड्स ऑफ इनकम हो गए। अब हेड्स ऑफ इनकम होने के बाद मुझे एक बात बताओ, क्या ऐसा होता होगा ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस चल रहा होता है, इस प्रोसेस के दौरान कभी ऐसा होता होगा क्या कि कोई एक हेड में तो आपको आ गई इनकम, जैसे सैलरी में तो आपको इनकम आ गई, लेकिन यार हाउस प्रॉपर्टी में आ गया लॉस, यहां पे लॉस लग गया, होता होगा। बिजनेस में भी लॉस लग गया, ये था नहीं अवेलेबल कैपिटल गेन, और यहां पे आ गई इनकम, और आपको टैक्स देना है किस पे? टोटल इनकम पे। किस पे देना है बेटा टैक्स? अब प्लीज एक लेवल अप हो जाओ, एक सीढ़ी से ऊपर वाली सीढ़ी पे आ जाओ। इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन टोटल इनकम। हाउ टू कैलकुलेट टोटल इनकम? सम टोटल ऑफ 5 हेड्स इज योर टोटल इनकम, ठीक है। एक एक लेवल अप होना है बस, एक एक लेवल बढ़ते रहना है ऊपर। तो इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन टोटल इनकम। रेजिडेंशियल स्टेटस में हम समझ लेंगे स्कोप ऑफ टोटल इनकम, यानी कि हमारे इंडिया में टोटल इनकम के दायरे में कितनी इनकम आएगी जिस पे अपन टैक्स लगाएंगे, आया ना यार? लेकिन कंफ्यूजन क्या हो गई? कंफ्यूजन हो गई ये एक्टिविटीज जो हो रही थी यहाँ पे। यार हम तो घर से सोच के गए थे इनकम ही आएगी, लेकिन यहाँ पे तो लॉस लग गया। अब मुझे एक बात बताओ गीतांजलि, बेटा आप जब यहाँ पे मान लो आपको 10,000 की इनकम है, 10,000 थोड़े कम हो गए, 1 लाख की ले लेते हैं। यहाँ पे 1 लाख की इनकम है, यहाँ पे 20,000 का लॉस है, यहाँ पे 5,000 का लॉस है, और यहाँ पे आपको 1 लाख की इनकम है। तो गीतांजलि मैं ये पूछ रहा हूँ बेटा कि आपका नेट फिगर क्या आएगा? आप यहाँ पे ये नेट बैलेंस करोगे, या फिर मैं एक और ऑप्शन देता हूं आपको, सरकार कहेगी इनकम तो हमारी और लॉस तुम्हारे, है भाई, इनकम तो हमारी हो गई और लॉस तुम्हारे हो गए। लॉस से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तुम्हारे लॉसेस से कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम्हारी इनकम पे हम टैक्स लगाएंगे। तो क्या ये सही है, या नेट पे लगना चाहिए? वो कह रही है सही है। ऐसे मतभेद होने चाहिए, मतलब मजा आता है ऐसे। तो बताओ क्या लगता है आपको, नेट बैलेंस पे लगना चाहिए या इनकम पे टैक्स लगा दो, लॉस को जाए भाड़ में, इसको छोड़ो, इससे कोई मतलब नहीं है? बताओ क्या लगता है आपको? ठीक है, कॉमन सेंस तो यही कहती है कि नेट बैलेंस शुड बी टैक्सेबल। इट मींस ये लॉस जो है ये आपको टैक्स सेविंग टूल की तरह काम कर रहा है, आया ना भाई? यहां इनकम है, इनकम आएगी तो टैक्स देना पड़ेगा, और लॉस आएगा तो टैक्स बच जाएगा, देना नहीं पड़ेगा। तो ये लॉस टैक्स सेविंग टूल की तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अगर आप नेट पे काम करो तो आपकी इनकम तो है कितने की? 2 लाख की, और लॉस है कितने का? 25,000 का। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो 1,75,000 पे टैक्स लगेगा, है ना? और अगर ये लॉस नहीं होता तो 2 लाख पे टैक्स लगता। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये लॉस एक टैक्स सेविंग टूल है ना? तो तुमने जो ये नेट बैलेंस करा है बेटा, ये तुमने नेट बैलेंस एडजस्टमेंट करके निकाला है क्या? क्या मैं इसे एडजस्टेड बैलेंस भी बोल सकता हूँ क्या? अरे बोलो ना बच्चों, मैं इसे एडजस्टेड बैलेंस बोल सकता हूँ। तुमने यहां तक मुझे बिल्कुल ठीक बात बताई है कि सर नेट बैलेंस पे टैक्स लगना चाहिए, लेकिन ये नेट बैलेंस निकलेगा कैसे, कैलकुलेशन कैसे होगी, है? नेट बैलेंस निकालने के नियम क्या होंगे, कौन से हेड से कौन से हेड का लॉस सेट ऑफ हो सकता है और कौन से का नहीं हो सकता है, ये नियम और कायदे 2 चैप्टर्स में पढ़ने हैं आपको। यानी कि ऐसे समझ लो बेटा, जैसे ये हेड्स ऑफ इनकम तो है हाईवे, क्या है? हाईवे है, और 3 चैप्टर सब सर्विस लेन बनेंगे इनके। यानी कि जब हम ये हेड्स ऑफ इनकम पढ़ रहे होंगे ना,
तो हम 3 चैप्टर्स इन हेड्स ऑफ इनकम को पढ़ते पढ़ते ही साथ साथ पढ़ेंगे, जिसमें से एक चैप्टर तो है एडजस्टमेंट का और एक चैप्टर है डिडक्शन का। ठीक है, तो वाइल स्टडिंग हेड्स ऑफ इनकम, पहले मुझे लिखने देना, वाइल स्टडिंग हेड्स ऑफ इनकम हम फेस करेंगे यहाँ पे दो चीजें, एक होगी डिडक्शन और एक होगी एडजस्टमेंट्स। ठीक है, देखो पहले मैं लिख लेता हूं एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट, मुझे कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। बेटा एडजस्टमेंट्स का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एडजस्टमेंट? कुछ प्लस और कुछ माइनस। देखिए, एक चैप्टर तो है प्लस का और एक चैप्टर है माइनस का। सर जी इनकम टैक्स में माइनस तो सिर्फ लॉस ही हो सकता है, और प्लस क्या होगा? जब किसी एक पर्सन की इनकम किसी दूसरे पर्सन की इनकम में जोड़ी जाए। जैसे गीतांजलि की इनकम उसके पापा की इनकम में जोड़ दी गई। इनकम किसकी, लेकिन जोड़ दिया किसकी इनकम में? अंकल जी की इनकम में जोड़ दिया उसको। कैसे? पापा ने इसके नाम पे 10 लाख की एफडी खुलवा दी, एक अपने पैसे से इसके खाते में डाल दी 10 लाख रुपए। इसने एफडी करा दी, एफडी पे आया इंटरेस्ट, तो वो इनकम एक्चुअली इसकी इनकम नहीं मानी गई, वो किसकी इनकम मानी गई? पापा की। सर ऐसा क्यों करा? इनकम तो इनकी है, पापा की इनकम में क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि हो सकता है पापा अपने नाम पे एफडी खुलवाना ना चाह रहे हो और इसकी टैक्स ब्रैकेट को यूज करना चाह रहे हो। तो लॉ मेकर्स सेड कि अगर किसी पर्सन की ऐसी कोई इनकम पकड़ी गई जो एक्चुअल में उसकी इनकम नहीं है, वो इनकम सिर्फ डाइवर्टेड है, तो फिर हम एक्चुअल ऑनर को ढूंढ के उसकी इनकम उसके हैंड में टैक्स करेंगे। हाँ या ना? तो हम दो एडजस्टमेंट्स यहाँ पे फेस करेंगे। एक एडजस्टमेंट होगी क्लबिंग के नाम से। किसके नाम से होगी बेटा? क्लबिंग। क्लब मतलब मिलाना, है ना? एक होगी क्लबिंग ऑफ इनकम और एक होगा एडजस्टमेंट नंबर 2 विल बी सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड किसका? लॉसेस का। दो हो गई एडजस्टमेंट, और एक चैप्टर मैंने तुम्हें क्या बोला किसके रिस्पेक्ट में है? डिडक्शन के रिस्पेक्ट में। अभी बात करते हैं डिडक्शन क्या होती है। डिडक्शंस का मतलब होता है कटौतियां। टैक्स लगाने से पहले गवर्नमेंट आपको कुछ डिडक्शंस अलाउ करती है। सरकार कहती है तुमने यहाँ यहाँ पे अगर हमारे बताए गए रास्तों पे खर्चे कर दिए ना, तो हम आपकी इनकम से उस खर्चे को माइनस करवा देंगे। सही है? तो ये डिडक्शंस आपको मिलती हैं फ्रॉम ग्रोस टोटल इनकम। कहां से मिलती हैं ये? ग्रोस टोटल इनकम। जब आप 5 हेड्स को जोड़ते हो ना, आफ्टर एडजस्टमेंट, प्लीज ध्यान रखना, आफ्टर एडजस्टमेंट जब आप 5 हेड्स को जोड़ते हो तो आपकी क्या आती है? ग्रोस टोटल इनकम आती है, और उस ग्रोस टोटल इनकम में से आप डिडक्शंस माइनस करते हो। ये सेक्शन 80 सी से लेके सेक्शन 80 यू तक है। आ गया? जैसे ही आपने सब कुछ करा तो आप पहुंच गए टोटल इनकम पे जिस पे टैक्स लगेगा। अब आपने क्या करा? अब आपने उस पे अप्लाई करे रेट ऑफ टैक्स, तो हम एंटर कर जाएंगे पेमेंट ऑफ टैक्स के ऊपर। बताओ मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? पेमेंट ऑफ टैक्स। जैसे ही आई टोटल इनकम, टोटल इनकम के आते ही तुम्हें पेमेंट करनी है। कैसे? टैक्स निकालना है। टैक्स कैसे निकलेगा? टोटल इनकम इनटू रेट। टैक्स आ गया, और टैक्स की करनी है क्या? पेमेंट। हाँ या ना? टैक्स की पेमेंट करोगे तो 3 रास्ते फॉलो करोगे आप। कितने? 3 रास्ते। वी हैव 3 वेज। पहला रास्ता है सेट, सेल्फ असेसमेंट टैक्स। एक रास्ता है एडवांस टैक्स, हम सब पे बात करेंगे। एक रास्ता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स या टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। ये हो गए पेमेंट के सेक्शन। बाबू जब आप पेमेंट कर दिए हो तो सरकार आपसे कुछ कंप्लाइंस करवाएगी। क्या करवाएगी? कंप्लाइंस, रिटर्न फाइल करवाएगी आपसे। हाँ या ना? तो आखिरी चैप्टर आपका क्या होगा? प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स ऑफ द फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। जैसे ही आपने रिटर्न फाइल करी, खेल खत्म हो गया। इनकम टैक्स यहीं तक था। ठीक है, आपका ये पूरा सिलेबस है इनकम टैक्स का। एक नया आपको चैप्टर नहीं पढ़ना इसके अलावा। कितने टॉपिक हैं देखना, कितने पार्ट्स में काम करा हमने। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट। 4 हिस्से हैं, पूरे लॉ को 4 हिस्सों में बांटा गया है। समझ गए?
हाउ मेनी चैप्टर्स, अब तुम चैप्टर इसके बना लो चाहे 50, लेकिन एरिया कितने हैं, सिर्फ 4। पांचवा तो कोई एरिया ही नहीं है, ठीक है। फिर भी जबरदस्ती के लिए अगर बनाओगे तो मिसलेनियस कंसेप्ट्स जो हम अभी पढ़ रहे हैं, ये मिसलेनियस डिस्कशन है हमारा, तो ये पांचवा हिस्सा हो गया। तो कितने हो गए टोटल पॉइंट्स हमारे, 5। इस तरीके से डिवीजन बन जाएगा। बताओ कोई कंफ्यूजन है आपको? सिलेबस कंप्लीट हो गया आपका, सिलेबस पूरा, जाओ मौज करो, घर जाओ आज। इतना सा कोर्स है यार, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना अपने को, बहुत सिंपल है, ठीक है। चलो ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है किसी का? हम्म, बोलो, कोई सवाल है तो पूछ लेना भाई।